नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, मैं यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएचओ का चेयरपर्सन हूँ और क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है और मैं एक महामारी विशेषज्ञ भी हूँ जिसको कि एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं, जिनका काम रहता है कि बीमारियों का आंकड़े क्या है पॉपुलेशन लेवल में। तो आज हम बात करेंगे जो अभी कभी हाँ, कभी ना चल रहा है कुत्तों को लेके। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, एक बार कोई जजमेंट लिया, फिर 3 दिन बाद मुकदमा चला तो दूसरा जजमेंट वापस ले लिया, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले बात करने के पहले मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ जिसमें कि बहुत बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। डब्ल्यू रेबीज़, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा फ़िक्र क्या रहता है कि ये कुत्ते काटने से रेबीज़ की बीमारी होती है और ये रेबीज़ का 100% फ़ेटल है, इसमें कोई बचता नहीं अगर एक बार नर्व्स में वायरस चला गया तो। तो ये बहुत जानलेवा बीमारी है और ये काफ़ी पेनफुल डेथ होता है। आखिरी तक जो रेबीज़ का मरीज़ रहता है, आखिरी तक उसको होश रहता है और बहुत पीड़ा में रहता है। और तो इसके बारे में डब्ल्यूएचओ का जो आज के तारीख में भी डब्ल्यूएचओ जो साइट है, रेबीज़ इन इंडिया, डब्ल्यूएचओ कहता है कि हर साल 18,000 से 20,000 रेबीज़ डेथ होते हैं इंडिया में। ये मैंने भी थोड़े दिन पहले, कुछ महीने पहले मैंने भी ये फिगर बताए थे, जब हमने रेबीज़ के ऊपर एक शो किए थे और मैं भी डब्ल्यूएचओ का फिगर देखा। पर उसके बाद अभी जब ये सुप्रीम कोर्ट वाला मुद्दा चल रहा है तो फिर से मैंने गहराई में गए और हमने अपने इंडियन गवर्नमेंट के फिगर्स देखे और हमको ताज्जुब हुआ कि अभी मैं ये बताता हूँ, जैसे अभी भी आप डब्ल्यूएचओ साइट में देखेंगे 18,000 से 20,000 डेथ बता रहे हैं रेबीज़ का। और अभी द हिंदू न्यूज़पेपर में आंकड़े दिए हैं, पार्लियामेंट में क्वेश्चन का जवाब दिया है मिनिस्टर ने। तो हिंदू अगस्त 5, 2025 को उन्होंने जो बताए हैं कि रेबीज़ 2024 के रेबीज़ के केसेस हैं, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 43 और कर्नाटक में 42, आंध्र में 39। और ये दिया है कि 2024 को थोड़ा ज़्यादा हुआ है। कितना ज़्यादा? 121 लोग मरे, 121 लोग 2023 को मरे। 121, और कहाँ डब्ल्यूएचओ 18,000 बोल रहा है, मतलब सालाना एस्टीमेट बोल रहा है। इनके जो एस्टीमेट और इनके मॉडल्स के ऊपर इसलिए हमको अभी फिर से चिंता सोचना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को, जो मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में कि 121 तो कंफर्म केसेज है और इसमें 2000 लोग सस्पेक्टेड केसेस हो सकते हैं। मतलब 2000 अपर लिमिट 2000 बोल रहा है और 121 कंफर्म है, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में, शहरों में कई जगह हेल्थ सर्विसेज में नहीं जाते हैं, लोग इलाज लेने नहीं जाते हैं, तो 2000 मैक्सिमम है। पर वो 18 से 20,000 जो डब्ल्यूएचओ बोल रहा है उस पे हमको ये इतना फर्क नहीं होना चाहिए। हम यूएचओ की तरफ से कहते हैं या तो गवर्नमेंट शुड कॉन्टैक्ट डब्ल्यूएचओ टू करेक्ट द फिगर। ये इन्फ्लेटेड फिगर, ये गलत ये दे रहा है, इसमें काफ़ी गलत नीतियाँ बन जाएंगी इससे। और 2022 में 4,000 सस्पेक्ट बता रहे हैं, 4,000, और 2024 में 1,079 रेबीज डेथ, इंक्रीज टू 180 इन 2024। 2024 में 180 कंफर्म केसेस बता रहे हैं, 121 2023 में थे, तो थोड़ा इंक्रीज हुआ है, 180 हुआ है। और 2022 को 22 केसेस हुए थे। मतलब जो भी है 1000 2000 मैक्सिमम ले लें, और मिनिमम जो कंफर्म केसेस है 121, फिर 180। 2024 का जो इंडियन गवर्नमेंट का फिगर है, कंफर्म 180 केसेस हुए हैं रेबीज में, और हो सकता है 1000 हुए हों जो कि सस्पेक्टेड है, क्योंकि हमने बताया कि हर की ठीक से डायग्नोज नहीं होता। 180 को भी मान के चलेंगे तो भी ये बहुत ही भयंकर बीमारी है, बहुत पेनफुल है। 180 भी नहीं होना चाहिए, रेबीज डेथ एक भी नहीं होना चाहिए। तो पर डब्ल्यूएचओ का जो 18,000 है, 20,000 है, ये इन्होंने बहुत पहले में कोई स्टडी किया था, कुछ कहीं एक मेडिकल कॉलेज में एस्टीमेट लगाया था, उससे 2013 को या 2003 को, शायद 20 साल पहले कोई स्टडी, या 2011 को। कल मैंने अपने एक
फैकल्टी को बोला था, उसने रिसर्च करके ये फिगर हमको दी है। उसने जांच करके बताया कि ये बहुत पहले आज से कुछ फिगर करके एस्टिमेट किया, जैसे कि WHO का आदत है एस्टिमेट करके। तो अभी भी WHO साइट में 18,000 से 20,000 बता रहे हैं। जो भी है, हम चाहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट जरा डेटा गैदरिंग अच्छा करे, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया है और डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये फेटल बीमारी है। हम बात कर रहे हैं आगे क्या होगा, बर्ड फ्लू होगा या निपा होगा। हमारे सामने रोज हर साल अगर 180 की डेथ हो जाता, जो कि गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने बताया है, मिनिस्टर ने, हर साल 180 डेथ बहुत ज्यादा है। WHO तो 18,000 बोल रहा है, तो अभी तक तो उसको डिक्लेयर कर देना था पैंडेमिक। तो पर वो एक तरफ से फिगर बता रहा, फिर तो 180 भी ज्यादा है। निपा के 5 केसेस हो जाता केरला में, वहां पे बंद हो जाता है स्कूल्स। तो ये पहला आंकड़ा ये है, क्योंकि हमको देखना है कि मेन मुद्दा ये है कि लोगों को हानि नहीं होना चाहिए कुत्ते से, और कुत्ते को भी लोगों से हानि नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ। क्योंकि एनिमल राइट्स भी काफी देखना चाहिए हमको, और एनिमल राइट्स के ग्रुप्स है, एक्टिविस्ट है, उन्होंने ही जाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ उन्होंने ये किया था, और फिर बहुत ही जल्द से उनको ये मिल गया। तो अभी के आज के तारीख में क्या है कि ABC प्रोग्राम है, उनको पकड़ना है और उनको नसबंदी करना, स्टेरिलाइज करके और छोड़ना है, और एंटी रेबीज वैक्सीन देना है, और फिर उनको शेल्टर दे के छोड़ना है। ABC प्रोग्राम है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अभी कुछ दिन पहले, मंडे को, शायद पिछले हफ्ते मंडे को, उन्होंने ऑर्डर दिए थे, क्योंकि कई ऐसे केसेस आ गए कि कुत्ते ने अटैक किया, बच्चों में अटैक किया और एल्डर्स को भी अटैक किया। और कुछ साल पहले आपको मालूम है कि बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी केस हो गया था, जो बाघ बकरी चाय के जो ये थे मैनेजिंग डायरेक्टर या जो ओनर थे, उनको कुत्तों ने अटैक किया था और उनका देहांत हो गया था। तो वो एक बड़ा केस था। तो और रिसेंटली भी कई केसेस हुए थे, और फिर सुओमोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया और ऑर्डर किया कि जितने भी कुत्ते हैं दिल्ली और NCR एरिया में, उनको 8 हफ्ते के अंदर सब कुत्ते रास्ते से उठाए जाए, फालतू कुत्ते जो स्ट्रे डॉग्स, और उनको डॉग शेल्टर में रखा जाए। और ये कुत्ते का जनसंख्या करीब 10 लाख के ज्यादा कुत्ते थे। तो ये देखा जाए तो ये एक नीजक रिएक्शन था, और इसमें क्या है कि संभव नहीं है। कई लोगों ने फिर इसके ऊपर पिटीशन किए, और कुछ लोगों ने बताया कि अगर ये आप कुत्ते निकाल देते हो तो कई इसमें और भी बीमारियों का खतरा हो सकता है। अभी जैसे फिर कई लोगों ने इसको पिटीशन डाला, और उसके इसमें पिछले हफ्ते फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर मॉडिफाई कर लिया, कि बोला कि ठीक है, उनको आप स्टेरिलाइज करके और छोड़ सकते हो, और जहां से लाए हो वहीं पे छोड़ सकते हो आफ्टर स्टेरिलाइजेशन, और काउंट करके। और इसके बाद और एंटी रेबीज वैक्सीन भी देना है, ABC प्रोग्राम। तो उनको कैच करके एंटी रेबीज वैक्सीन देना और स्टेरिलाइज करना। रेबीज वैक्सीन भी देना है कुत्तों में। तो कुत्ते में रेबीज वैक्सीन होगा तो कुत्ते में रेबीज कंट्रोल हो जाएगा, और फिर आदमी को रेबीज फैलने से संभावना कम हो जाएगा। कुछ लोगों ने इसका भी क्रिटिसिज्म किया है कि कुत्ते रेबीज वैक्सीन कुछ देने के बाद भी कुत्ते में ट्रांसमिट हो सकता है। कोई भी वैक्सीन 100% ये नहीं है, पर जब बीमारी 100% जिसका मृत्यु दर है, तो हमको जितना भी थोड़ा भी अगर फायदा हो वैक्सीन से, तो पूरे पॉपुलेशन लेवल में थोड़ा ट्रांसमिशन कम होगा। हम मानते हैं कि वैक्सीन देने के बाद भी कुत्ते को रेबीज हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला फिर देने की क्या जरूरत है जब हो सकता है। देने की इसलिए जरूरत है कि 100% एफिशिएंट भी नहीं है, 100% इनएफिशिएंट भी नहीं है। मतलब 100% काम भी नहीं करता, और हम ये भी नहीं कह सकते कि 100% काम नहीं करता। दोनों थोड़ा थोड़ा नहीं करता, थोड़ा थोड़ा करता है। पर जब मौत 100% होता रेबीज का, तब
हमको जितना भी हम हो सके हमको लगाना है कि थोड़ा कम हो जाएगा पॉपुलेशन लेवल में। और रेबीज़ हम इरेडिकेट नहीं करते क्योंकि एक्चुअल रेबीज़ का रिजर्वायर वाइल्ड लाइफ में है, वाइल्ड एनिमल्स में होता है। लोमड़ी होते हैं, जैकल होते हैं, रात को वो आते हैं। हमारे जो कुत्ते शहरी कुत्ते होते हैं, गाँव के कुत्ते होते हैं, उनके साथ लड़ते हैं। तो जंगल रेबीज़ से हमको फिर अर्बन रेबीज़ होता है, रेबीज़। तो रेबीज़ हमारे पास हमेशा रहेगा, इसलिए हमको बहुत इसको लॉन्ग टर्म हमको प्लानिंग करना है। अभी क्या है कि कई सालों से हमने नेग्लेक्ट किया है इसको और अचानक सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर देता है तो वो लागू नहीं हो सकता है। और फिर कई जैसे दूसरे कोई खतरे क्या बोले कि अगर डॉग शेल्टर्स में इतने 10 लाख कुत्ते को एक तो शेल्टर बनाने में टाइम लगेगा और इकट्ठे इतने डॉग्स को क्राउडिंग कर देंगे डॉग्स को, तो उनमें भी अंदर दूसरे वायरल डिजीज जो होते हैं एनिमल्स के वो स्प्रेड हो जाएंगे। कुछ बीमारी होते हैं जो लेप्टोस्पाइरोसिस, वो आदमी में भी जा सकता है। फिर रेबीज भी हो सकता है अगर कुछ उनमें से कुत्ते रेबिड हो तो इसलिए ये जल्दी से ऐसा फैसला भी करेक्ट फैसला नहीं था। और मेनका गांधी ने भी, आपको मालूम होगा मेनका गांधी जो पहले मिनिस्टर रही है, वो भी उन्होंने भी हिसाब लगाया कि 15,000 करोड़ लगेगा अगर हम सब कुत्तों का शेल्टर बनाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा उन्होंने और भी कुछ उदाहरण दिया है कि अगर आप कुत्ते को हटा दोगे तो दूसरे जानवर आ जाएंगे, जैसे बंदर का प्रॉब्लम है, आपको मालूम है दिल्ली में कुत्ते होने से थोड़ा बंदर भाग जाते हैं। दूसरा है कि उन्होंने पेरिस का एक उदाहरण दिया है कि 1880 में पेरिस ने ऐसा किया था, जो कुत्ते को अलग कर दिया था रास्ते से, तो चूहे बहुत हो गए थे और चूहे से भी बीमारियां फैलता है। तो वो कहते हैं कि कुत्ते चूहे को भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये कई ऐसे दोनों पक्ष से कुछ ये है। तो इसके अलावा क्या है कि ये इतना दोनों पक्ष है, एनिमल लवर्स आ जाते हैं, फिर आपके फिर ह्यूमन राइट्स और एनिमल राइट्स टकराव दोनों में है कि एनिमल लवर्स जो है वो बोलेंगे कि कुत्ते को आप, फिर आपको मालूम है कुछ लोग जो स्ट्रे डॉग्स है उनको खाना देते हैं, उनको ये करते हैं, तो वो और इकट्ठे होते हैं। तो वो उसके ऊपर भी बीच-बीच में कुछ रूलिंग आता है कि तो पर कुत्ते के जो लवर्स हैं वो चाहते हैं कि वो कुत्ते का देखभाल करना चाहिए क्योंकि वो भी बोल नहीं सकते हैं, उनको भी ये नहीं करना चाहिए और बच्चे को ज़्यादा अटैक। और कुछ जो है कि जो लोग का एक्चुअल जो लोग विक्टिम बन गए हैं, कुत्ते ने उनको अटैक किया है, बच्चे को कई जगह बुरी तरह अटैक किया, कहीं जानें चली गई, रेबीज़ केसेस हो रहे हैं। और तो वो कहते हैं कि भई ह्यूमन राइट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कुत्ते का राइट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक हमारे साथ के हैं, मेरे साथ एमबीबीएस किया है, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र है, डॉक्टर योगेन श्रीवास्तव। ये है डॉक्टर योगेन श्रीवास्तव और ये बहुत ही इनके बहुत ही दिलचस्प इनका कैरेक्टर है, इनका जो बैकग्राउंड है। ये मेरे साथ मेडिकल किए हैं, पूरे डॉक्टर बन गए थे। उसके बाद थोड़े दिन उन्होंने डॉक्टरी किया, फिर वो डॉक्टरी छोड़ के लॉ पढ़ लिया, एलएलबी। उसके बाद वो जबलपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया कुछ दिन, लॉयर बन गए। उसके बाद लॉ छोड़ के पत्रकार बन गए, तो कई दिन वो पत्रकारिता करते रहे। 3 चीज़ें इन्होंने किए हैं और बाद में फिर डॉक्टर बन गए। फिर ईएसआई अस्पताल में काम किया और उन्हीं के क्लास फेलो थे, उनके साथ वो हस्बैंड वाइफ दोनों ईएसआई में थे और अभी दोनों रिटायर हो गए और अभी मैं मिलता रहता हूँ जब भी जबलपुर जाता हूँ। अभी हम कॉलेज रियूनियन में भी मिले थे और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा इनको हिंदी का कमांड है। और वो बोलते हैं कि मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता है क्योंकि वो इतने अच्छे वो हिंदी के स्कॉलर है। और मैं बोलता है यहाँ पे महाराष्ट्र में तो मेरे को कहते हैं मेरे को अच्छा हिंदी बोलना आता है, जो भी है, तो हम भी अभी सीख रहे हैं उनसे। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक लेख लिखा है कि पशु प्रेम की सीमा और जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। ये लेख है, उन्होंने अखबार में लिखा है, अभी भी वो रेगुलरली लेख लिखते रहते हैं। और उन्होंने कहा है कि ठीक है, पर कौन जिम्मेदारी लेगा? अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने वापिस कर दिया है और अभी मान लीजिए कुत्ते तो अटैक करते हैं रात को, किसी कोई बच्चे को अटैक कर देते, बूढ़े को अटैक कर देते, कुछ डेथ हो गया, कुछ रेबीज हो गया, तो वो कहते हैं कि इनको जिम्मेदारी भी लेना चाहिए। अगर ये बोलते हैं कि कुत्ते को आप अपनी जगह रहने दो, उनको खिलाओ, उनको ये करो, तो इनको फिर उस जो कुत्ते को, ये रास्ते के कुत्ते जो पाल रहे हैं एनिमल लवर्स, उनको अगर कोई
कुत्ता किसी को हार्म करता है, किसी को नुकसान करता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस करे या उनको कंपेंसेशन करे या फिर ह्यूमन राइट्स या एनिमल राइट वाले इसका जवाब दे या इसका कंपेंसेशन दे। क्योंकि अभी वापस फिर कुत्ते आ गए जगह अपनी जगह पे, और अभी आप सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया कि इनको पकड़ के आप स्टेरिलाइज करो, नसबंदी करो और वैक्सीनेट कर दो। पर आपको मालूम है कि ये 10 लाख कुत्ते खाली दिल्ली का ही प्रॉब्लम नहीं है, पूरे भारतवर्ष का प्रॉब्लम है। तो लाखों कुत्ते हैं और आप नसबंदी करने के लिए उतने डॉक्टर्स है, वेटनरी डॉक्टर्स, उतने ऑपरेशन थिएटर्स है, उतने जैसे शेल्टर्स उतने नहीं है, तो उतने ऑपरेशन थिएटर है, फिर उतने वैक्सीन है, फिर उतने वर्कर्स है। तो इसके लिए पूरा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमने सालों हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। कुत्ते बढ़ते गए, आदमी बढ़ते गए, कंटैक्ट बढ़ता गया, दूसरे कंट्री ने थ्रू आउट इसको कंट्रोल किया है या शेल्टर बनाया है। तो एक दिन में अभी हमने इतने सालों से काम नहीं किया, अभी हमारे सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये इजी सोल्यूशन नहीं है आज के तारीख में। और अभी हमारे जो मित्र हैं, वो मैंने कहा कि डॉक्टर तो है ही, वकील भी है, पत्रकारिता तो अभी भी कर रहे हैं। देखिए अभी उनका कल ही उनके ये आया है लेख, और अभी वो लंदन गए हुए हैं, कुछ हफ्तों में लौटेंगे और कह रहे हैं कि मैं अभी आके मैं भी इसके ऊपर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालूंगा कि ये जो पशु प्रेमी है इनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। अगर प्रेम की सीमा, उनकी भी कुछ सीमा होनी चाहिए कि ह्यूमन लाइफ इज बिगर देन एनिमल लाइफ, दोनों लाइफ इंपॉर्टेंट है। अब वो फिर दूसरा कह रहे हैं कि फिर दूसरे भी जानवर है जो उनको भी फिर आप पर एक सीमा आती है कि जब वो ट्रेड ऑफ होता है कि आपका ह्यूमन लाइफ का नंबर 1 रखना पड़ेगा आपको प्रायोरिटी। अगर ह्यूमन लाइफ एंडेंजर है तो सोचना पड़ेगा कि आप पशु प्रेमी हो तो उनका भी जिम्मेदारी लो, ह्यूमन लाइफ का भी जिम्मेदारी लो। तो दोनों पक्ष, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में, और आप लोग भी सोचिए, सुझाव दे सकते हैं। और जहाँ तक हम है कि जितना अपने को सावधान रखिएगा। अगर कुत्ता आपको अटैक करता है तो आप इमीडिएटली काटता है तो इमीडिएटली वॉश करना है। सबसे फर्स्ट एड आपको मालूम होना चाहिए, अच्छे से वॉश कीजिए, साबुन से वॉश कीजिए, रनिंग वाटर से वॉश कीजिए, साबुन नहीं तो रनिंग वाटर से 15 मिनट कम से कम वॉश करना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है, क्योंकि वायरस एक बार नर्व में आ जाता तो कोई वैक्सीन काम नहीं करता, कोई दवाई नहीं काम करता। तो वॉश कीजिए और खुला रखिए, वुंड को स्टिच नहीं करना, और इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लीजिए। लोकल इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्ट करना रहता और वैक्सीनेशन स्टार्ट करना रहता वाइट के ऊपर। नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा। अभी कई ऐसे ग्रुप आ रहे हैं जो कहते हैं कि कोई वैक्सीन का कोई फायदा नहीं है, बोलते हैं 10 लोगों को काटता है, 9 लोगों को कुछ नहीं होता, पर एक को जिसको होता है वो 100% होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि वो बताएंगे देखो इतने को काटा, ये तो ऐसे ही ठीक हो गया बगैर वैक्सीन का। और ये कहते हैं वैक्सीन तो वायरस जाता तो अपने आप एंटीबॉडी, वायरस नर्व में जाता है, ब्लड में नहीं जाता, एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करता है। तो आपको पहले आपको वो वॉश करना है और इम्यून ग्लोबुलिन लगाना है, जो थोड़े देर ही रहता है वो टिश्यू में, फिर नर्व में एंट्री होने के पहले आपको उसको न्यूट्रलाइज करना है इम्यून ग्लोबुलिन से और वैक्सीन से। थोड़े देर ही रहता है ब्लड में लोकली। तो ये आप हमेशा प्रिकॉशन रहे और फिर सुरक्षित रह सकते हैं। और यूएचओ की तरफ से ये भी है, निवेदन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि डब्ल्यूएचओ के साथ संपर्क करे। ये एस्टीमेट कब तक चलेगा? हम कोई ऐसे कंट्री हमारा इतना डेवलप्ड हो गया है, अभी हमारा डिजिटल सेंटर है, तो नॉर्मल मॉनिटरिंग होना चाहिए, रिपोर्टिंग होना चाहिए और एक्चुअल फिगर आना चाहिए। एस्टीमेट से बहुत, और ऐसा एस्टीमेट किस काम का है जो कि 18,000 20,000 हर साल रेबीज डेथ डब्ल्यूएचओ बोल रहा है, और पार्लियामेंट में मैक्सिमम 1000 हो रहा है प्रोबेबल। ऐसे में 100-200 कंफर्म्ड है, मैक्सिमम सस्पेक्टेड भी 1000-2000 है, कहीं 18,000 20,000 नहीं है। तो एक बीमारी में अगर इतना डब्ल्यूएचओ के एस्टीमेट में ये हो सकता है, ऑफ मार्क हो सकता है। महामारी के टाइम में हमने देखा था उनके मॉडल्स कहाँ जा रहे थे, तो हमको फिर दूसरे बीमारियों में भी ये डब्ल्यूएचओ गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि डेथ होता है, डेथ का मिस नहीं होता है। अगर 18,000 20,000 डेथ होगा तो मिस नहीं होना चाहिए।
तो इसके ऊपर आखिरी में हम यही निवेदन करेंगे यूएचओ की तरफ से। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर कुछ योगदान करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। यूएचओ को हमारा एक एनजीओ है, निष्पक्ष है, कोई हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और धन्यवाद आज के लिए।